हरे कृष्णा। देखिए, आई एम सीए विक्की अग्रवाल और मैं आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। सीएस के बच्चों को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगता है। थ्योरी तो दिमाग में रहती है कि किसी तरीके से हम कर लेंगे। एम आई राइट और नॉट? और उस प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली गई है और मैं अपने साथ आपकी नैया पार लगाऊंगा। आपको करना यह है कि मेरे साथ चलना है। पहले एकदम से कूद नहीं जाना है नदी में। बोट में साथ में बैठे हैं, साथ में पहुंचेंगे। कूदना नहीं है, सोना नहीं है। ठीक? अच्छा, एक छोटा सा आप लोग का भी नाम समझ लें। जोआ। ओके। तो ठीक है, अभी मैं काफी बार पूछूंगा, याद होगा नहीं एक बार में। ओके। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आप लोग का पेपर जो है उसमें आप लोग बोथ ग्रुप के लिए सोच रहे हो कि सिंगल के लिए सोच रहे हो? सिंगल। और सिंगल ग्रुप वन। अपना ग्रुप वन में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है, ये पेपर नंबर 4 है। यानी ग्रुप वन में 4 पेपर है, उसमें जो लास्ट पेपर है वो यही है। एंड ऑल टुगेदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। अगर हम बात करते हैं पीछे जो पेपर्स हुए हैं उसका एनालिसिस करें तो पेपर में थ्योरी पोर्शन जो आया बहुत कम आया और वो भी ऑप्शनल में आया। जैसे क्वेश्चन 4 या 4A में से कुछ एक करना है तो 4 बेसिकली प्रैक्टिकल एंड 4A थ्योरेटिकल। ऐसे ही एफएम में तो प्रैक्टिकल कंटेंट ज्यादा है, थ्योरेटिकल कंटेंट कम है। अच्छी बात यह है कि जैसे CSEET में पेन, पेपर, कैलकुलेटर, दिमाग कुछ भी अलाउड नहीं था, यहां सब अलाउड है। यानी आपको यहां पे पेन, पेपर वगैरह सब अलाउड है। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर, लेकिन मोबाइल फोन पे नहीं। एक नॉर्मल कैलकुलेटर, और साइंटिफिक नहीं अलाउड है। नॉर्मल कैलकुलेटर आप लोग के पास अगर घर पे है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कहीं से भी मार्केट से आप एक छोटा कैलकुलेटर परचेज कर लीजिए। छोटा जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगता है, एक इस तरीके का साइज एडुकेट होता है, बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी कैलकुलेटर ना ले लीजिएगा। तो अगर आपके पास है पहले से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो कहीं भी मार्केट से आप 100, 150, 200 रुपए का परचेज कर लीजिएगा। बस अगर परचेज करें, किसके किसके पास है घर पे? है तो बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम के पास तो है। और जिनको परचेज करना हो तो वो देख लीजिएगा, जब परचेज करिएगा तो यहाँ पे ना कहीं पे एक जीटी का साइन हो, यहाँ पे या कहीं पे भी एक जीटी का साइन हो। उसका क्या यूज होता है वो मैं आपको आगे जब क्लासेस और बढ़ेंगी तो समझाऊंगा। और जिनके पास है, उनका जीटी नहीं भी है तो दूसरा मत खरीदना, लेकिन जो खरीद ही रहे हैं तो जीटी देख लेना। बाकी इस तरीके का साइज का कोई भी कंपनी या लोकल जो आपको ठीक लगे ले सकते हैं। क्लियर? चलो, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट का नाम बताया, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 पार्ट है, यानी हमारे इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फर्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और सेकंड पार्ट, कितने समझदार बच्चे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फर्स्ट पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का है। इंस्टीट्यूट ने बाइफर्गेशन दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से हम 60 मार्क्स का पोर्शन पूछेंगे एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ये भी समझदार, आपको सब पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 40 मार्क्स का हम सब्जेक्ट पूछेंगे। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, अकाउंटिंग वर्ड आपके लिए शायद नया नहीं है। नया है क्या? नहीं, अकाउंट्स वर्ड सबने सुना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होगी, इसमें क्या सिखाएंगे? कॉर्पोरेट मींस कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो क्या अकाउंटिंग होगी, डिवेंचर इशू करती है तो क्या होगी, यानी कंपनी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो सब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सिखाया जाएगा। और दूसरा जो सबसे मजेदार है, अपने आप में ये 2 सब्जेक्ट है एक, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है। दूसरा जो आपका सबसे मजेदार है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पता है, अभी आपके सामने एक टेंशन है कि यार पढ़ाई करनी है, पास होना है, डिग्री लानी है ना, बढ़िया से जॉब करनी है, रेवेन्यू अर्न करना है,
है ना, ये सारी बातें सेटल होना है। सोचो आज से 10 साल बाद, मान लो आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाने लग गए। अरे मान तो लो, खुद भी नहीं मानोगे तो भगवान कहेगा ये हो नहीं सकता। मानो आज से 10 साल बाद आप कमा रहे हो 1 करोड़ रुपए हर महीना। पता है अभी आपको रातों में नींद आती है? कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी कुछ कारण हो सकते हैं इसके वजह से ना आती हो, लेकिन उस समय आपको ना पता है चैन की नींद आएगी कि चैन की नींद नहीं आएगी? 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे, क्या लगता है? सुकून की नींद आएगी? सच्चाई ये नहीं है। अभी जितनी सुकून की नींद आती है उस समय बहुत टेंशन भरी नींद आएगी। कौन नींद ही ना आए? क्यों? आपके दिमाग में अगला जो सवाल आएगा वो ये आएगा, इस 1 करोड़ को यूज कैसे करें? गाड़ी खरीद लेते हैं महंगी से महंगी, घर खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, मॉल हो जाते हैं, फॉरेन कंट्री विजिट कर लेते हैं, सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी पैसा है, उसको कहां जमा करें, कहां सेव करें? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर दें, गोल्ड खरीद लें, बैंक में एफडी करा दें, घर में तिजोरी में रख दें, गरीबों में बांट दें, कसीनो जाकर कैसे उड़ाए हैं, करें क्या पैसे का? जिसके पास इस दुनिया में पैसा नहीं है वो तो परेशान है ही, और जिसके पास पैसा है ना, परेशान वो भी है। अभी इस एज में आपको लगता है एक, क्योंकि देखो मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं, इस एज में लगता है कि यार जब पैसा होगा तो सुकून ही सुकून होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। सुकून और पैसा दो अलग चीजें। जैसे जैसे पैसा आएगा आपका सुकून लेके जाएगा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम आपको पास तो कराने में मदद करेगा ही, तो भैया पास होना है डिग्री चाहिए, साथ में जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो इसके लिए भी आपको मदद मिलेगी। हो सकता है आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो आपने कोई बंदा रख रखा हो प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करे कि भैया ये मेरा पैसा है, आप मैनेज करो कहां पे कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सारा पैसा किसी एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो अगर कमा लोगे तो आप किसी को हायर करोगे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, और नहीं कमाओगे तो हो सकता है आप किसी और का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि हमें एक नया बिजनेस करना है, किसी के दिमाग में है कि सीएस बनने के बाद बिजनेस करेंगे? अच्छा जॉब वाले कितने लोग हैं जॉब करेंगे? तो उठाओ, एक किसी एक चीज में जॉब है या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस समझते हो? सीएस बनने के बाद आप खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, है ना? तो जो मन में आए, हम ऐसा नहीं कि आप जो हाथ उठाएंगे वही करना पड़ेगा। तो जॉब करेंगे कितने लोग? ओके। और प्रैक्टिस करेंगे, खुद का ऑफिस खोलेंगे, ओके ठीक है। और बिजनेस करेंगे, ओके। और वेले बैठेंगे, खाली बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चलो कुछ ना कुछ करेंगे। अब जैसे मान लो आपने सोचा, जैसे कह रहे हैं धीराज कह रहे हैं बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करेंगे तो अगला सवाल ये आता है काहे का बिजनेस करेंगे? अब वो बिजनेस में रिस्क कितनी है? हर बिजनेस में रिस्क होती है, यस और नो? होती है। सब में सेम होती होगी कि डिफरेंट होती होगी? सारे बिजनेसेस में सेम रिस्क होती होगी कि किसी में ज्यादा रिस्क होती होगी, किसी में कम? क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक चाट का ठेला लगाता है, उसके बिजनेस में रिस्क, और एक दूसरा इंसान एक फैक्ट्री डाल रहा है कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग की, सेम रिस्क होगी अलग रिस्क होगी? अलग। किसमें ज्यादा लग रही है आपको? क्यों? कैलकुलेटर वाले में, चार्ट वाले में क्यों नहीं? बिक जाएगी। नहीं बिकेगा, थोड़ा ही लॉस होगा, है ना? और वैसे भी लोग खाने वाले जो हैं देखते नहीं कहां खा रहे हैं, है ना? चाट के ठेले में नहीं देखते आप कितनी भीड़ लगी रहती है, चाहे कैसे भी हो। जब मजा नहीं आता तो भैया पानी टेस्टी नहीं तो अपना गंदा हाथ डिबो करके सिर्फ बताए आप खा के देखिए, आपके तो मजा आ गया। भाई ये चैप्टर एक तो ये भी सिखाएगा कि आपको वह व्यापार करना चाहिए कि नहीं, उस व्यापार में रिस्क कितनी है। अभी तक जैसे आपने कहा ना रिस्क कम या ज्यादा, ये रिस्क भी कैलकुलेट होती है। जैसे किसी में हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम तरीका होता है रिस्क कैलकुलेट करने का। उसका फॉर्मूला होता है कि हम रिस्क कितनी है, रिस्क को भी सर नापा जाता है। जी हाँ, रिस्क को नापा जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं
और यहीं पे दूसरा काम आपको बोल दिया जाए जाओ बॉर्डर में जाओ और मान लो वॉर हो रहा है कहीं पे, वहां पे आपको भेज दिया जाए। दोनों में रिस्क कहां पे ज्यादा है? वॉर में जाओगे ज्यादा रिस्क है, अभी तो ठीक है यार पास होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, 6-6 महीने में ये द्वार खुलते हैं। ये मंदिर के वो द्वार हैं जिनके पट हर 6-6 महीने में खुलते हैं। क्या टेंशन, स्कूल में तो फिर भी साल भर बाद नंबर आता है अगर फेल हो जाए तो, यहाँ तो 6-6 महीने में नंबर आता है। खैर, तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, दोनों ही है। आपको बताऊं, जैसे एफएम का मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, आप सभी के घर में आमतौर पे ज्यादातर घर में देखा जाता है कि जो फीमेल होती हैं, जो मम्मी होती हैं, वो घर को मैनेज करती हैं आमतौर पे। हो सकता है किसी के उल्टा भी हो। और आप सभी लोग अलग अलग फैमिली से आते हैं। कहने का मतलब ये हो सकता है किसी के पेरेंट्स की अर्निंग ज्यादा हो, कोई 1 लाख रुपए कमाता हो महीने का, कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 2 लाख, कोई 5,000, सबका अपना अपना है। लेकिन फीमेल्स के अंदर वो कला होती है कि वो उतने पैसों में, ये आमतौर पे फीमेल के अंदर भगवान ने दी, उतने पैसों में घर को चला लेती है, मैनेज कर लेती हैं। कि अगर उनको पता है 50,000 पर मंथ सैलरी है, हस्बैंड 50,000 लेके आएंगे, तो उसी 50,000 में उनको घर का रेंट भी देना है, अगर बच्चा स्कूल जाता है स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस देनी है, और जो खर्चा है मिल्क वाले को पैसा देना है, जितना खर्चा है न्यूज़पेपर वाले को देना है, सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद भी आपकी डिमांड भी कई बार पूरी कर जाते हैं, कई बार क्या ऑलमोस्ट पूरी कर देते हैं। आपकी मन किया कुछ आइसक्रीम खा ले, तो मम्मी लोग इन सब के लिए ना पहले से पैसा अलग रखते हैं। कि मान लीजिए 50,000 में उनको लग रहा है कि यार 30,000 का, 35,000 का तो रनिंग खर्चा है, कि इतना तो खर्चा है ही, बचा हुआ पैसा पूरा है, एफडी नहीं कराते, बचे हुए पैसे में भी 2, 4, 5, 10,000 लिक्विड मनी रखते हैं कि कल को कोई अनफोर्सीन खर्चा ना आ जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए, डॉक्टर को ना देना पड़ जाए, दवाइयों में खर्चा ना आ जाए, आपकी कोई और जरूरत ना पड़ जाए, कोई रिलेटिव आ गया। अब ऐसा थोड़ी ना कहेंगे भाई इतना ही था इस बार का एस्टिमेट, अब आपको चाय नहीं पिलाएंगे। मैनेज करते हैं कि नहीं? लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उन्होंने एफएम 90% तो नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन तब भी वो बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आप सोचिए, आप जब पढ़ाई कर लेंगे तो आप कितना अच्छा मैनेज करेंगे। आपको घर नहीं मैनेज करना है, आपको व्यापार मैनेज करना है, आपको बड़े बड़े बिजनेसेस मैनेज करने हैं। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी को पैसों की जरूरत है। अब कंपनी अपने पास पैसा कहां कहां से ला सकती है? कंपनी के पास पैसा रेस करने के क्या क्या सोर्सेज हैं? या तो वो इक्विटी शेयर इशू करके पैसा ला सकती है, और सोचो, सोचो पैसा लाने के सोर्सेज, कंपनी को फंड्स की जरूरत है, और सोचो, आप बताओ। हाँ बोलो बोलो, जो गलत सही कुछ भी है। डिबेंचर्स इशू कर सकती है, वेरी गुड, शेयर्स इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इशू कर सकती है, और सोचो, बैंक से लोन ले सकती है। बहुत सारे तरीके हैं पैसा रेस करने के। अब कहां से रेस करें? क्योंकि रेस करने पे भी कॉस्ट है। सर कॉस्ट मतलब, भाई साहब अगर हम इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाएंगे तो हमें बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर्स इशू करेंगे या लोन लेके आएंगे, बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी के लिए तो कॉस्ट है ना, देना पड़ेगा इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो कंपनी वो सोर्सेस को अपनाएगी जहां पे कंपनी की कॉस्ट कम है। एंड एट द सेम टाइम मान लो अगर उसने सोचा कि हम लोन लेके आते हैं, और लोन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मान लीजिए 10%, उसने कहा हम डिबेंचर इशू करेंगे, पैसा लाएंगे, 10% डिबेंचर इशू करेंगे। 10%, कई बार आपने देखा होगा कि डिबेंचर से जस्ट पहले कोई एक परसेंटेज लिखा होता है, 10, 12, 15, वो क्या चीज होती है? इंटरेस्ट का रेट होता है। तो लेट्स से उसने कहा कि हम 10% डिबेंचर इशू करेंगे, 10% वाले, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, और जहां पे कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है, पैसा आएगा फिर कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जहां पे इन्वेस्ट करने वाली है, लेट्स से वहां से रिटर्न मिलने वाला है 8% का, 8% का। क्या ऐसे में कंपनी को यह व्यापार करना चाहिए? हम ले रहे हैं पैसा 10% ब्याज पे, उस पैसे को जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कमाएंगे 8%। मान लो हमने सोचा उस पैसे से हम कैलकुलेटर बना के कमाएंगे, कैलकुलेटर में रिटर्न जो है वो 8% का है, और लोन जो लाना पड़ेगा उस पे देने पड़ेंगे 10%।
ऐसा काम करें कि ना करें? ना करें। आपको एक चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग करके, वो चैप्टर ये भी सिखाएगा। अभी तो आपने बिल्कुल सही बता दिया दिमाग लगा करके, भैया कॉस्टिंग ज्यादा है, रिटर्न कम है, क्यों करें? अच्छा, एट द सेम टाइम अगर मान लो लोन ला रहे हैं 10% पे और रिटर्न मिलेगा 15%, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, एक्स्ट्रा कमाएंगे। अच्छा, जो एक्स्ट्रा कमाएंगे, 5% एक्स्ट्रा हुआ ना, 10% लोन पे ब्याज देना है, कमाया 15%, 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा कमाया, ये किसको मिलता है? इसका मालिक कौन है? कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर? और स्पेसिफिकली जाए तो इक्विटी। तो जो एक्स्ट्रा कमाया, इसकी वजह से फायदा होता है इक्विटी वालों का, कि भैया लोन लेकर के आए, ब्याज देना है 10%, कमाया 15%, एक्स्ट्रा 5% जो रिटर्न बचा, वो तो फायदा दे रहा है ना इक्विटी वालों को। क्योंकि जो लोन है या जो डिबेंचर है, उस पे जो इंटरेस्ट है वो तो फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब ये है, जिसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक आप बिल्कुल सही बोल रही है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो खर्चे जो आपको करने ही पड़ेंगे। मतलब अगर आपने इंप्लॉय को रखा है तो उसको सैलरी या वेजेस देनी ही पड़ेगी, आप कमाओ या ना कमाओ। फैक्ट्री रेंट पे लिए तो रेंट देना पड़ेगा। वैसे ही इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बैंक से लोन लेके आए, अगर बैंक कह रहा है सर ये लोन 10% ब्याज पे हम आपको दे रहे हैं, तो बैंक को 10% ब्याज चाहिए, भले ही आपने उस पैसे से कमाया हो या ना कमाया हो, आपकी टेंशन है। और अगर ज्यादा कमा लेंगे तो भी बैंक को 10% चाहिए। अगर आप 15 कमाते हो तो बैंक 15 नहीं मांग रहा आपसे, 10 मांग रहा है। अगर आप 8 कमाते हो तो भी 10 मांग रहा है। लेकिन जो डिविडेंड होता है ना, शेयर पे जो हम डिविडेंड देते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हमने प्रॉफिट कमाया, उसका बंटवारा। क्लियर? तो चलो पहले तो आपको एक थोड़ा सा एक जिस्ट दे दूं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैंने बताया आपको, ये 60 मार्क्स कवर करेगी, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 40 मार्क्स, और दोनों को मिला करके हमें अच्छे नंबर लेके आने। यानी जो पासिंग क्राइटेरिया हमारा है वो तो सभी को पता है, 50% एग्रीगेट चाहिए और 40% इंडिविजुअल चाहिए। बट 40% मतलब ऐसा नहीं कि 40% इसमें भी 40 में इसमें भी, ऐसा नहीं, दोनों को मिला करके 40। बट 40 का टारगेट अगर बना के चलेंगे तो आएंगे 4। तो हम लोग को टारगेट तो पूरा बना करके चलना है, नहीं पूरा तो एटलीस्ट 70-80 मार्क्स का तो टारगेट अपने को अचीव करके रखना है। तब जाकर के पहुंचेंगे तो 60 के आसपास पहुंचेंगे हम लोग। तो हम लोग अच्छे से पढ़ करके चलेंगे, बड़ा डिटेल में पढ़ के चलेंगे, खूब सारी मेहनत करके चलेंगे, खूब क्वेश्चंस भी लगा के चलेंगे। मैं आपको खूब सारी वर्कशीट्स भी दूंगा। यानी अब आपका घर में चैन से सोना बंद है, अभी से ही। इंस्टाग्राम, इंस्टा यूज करते हैं? अब यूज करना बंद कर दें, क्योंकि अब आपको टाइम नहीं मिलेगा। कुछ दिन तो अभी थोड़ा स्लो रखेंगे, जब आप और हम एक तालमेल में बैठ जाएंगे, है ना, तब आपको होमवर्क्स और ये सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी, तो सोशल मीडिया आपको कम करना है। डर तो नहीं लग रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो चलो भाई साहब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 नंबर का है। अच्छा, चैप्टर्स की बात करें तो जैसे अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं ये। एएस के बारे में बताया जाएगा, शेयर कैपिटल, शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री है, डिबेंचर्स के बारे में, ये भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंटिंग और अंडरराइटिंग वगैरह कुछ इसमें है। कंसोलिडेशन क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, इसमें बेसिकली रेशियो निकालना सिखाया जाएगा। कैश फ्लो, हो सकता है स्कूल में पढ़ा हो, है ना, मैं जब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि किसी को नहीं आता, जीरो से ही पढ़ाऊंगा। फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। एफएम जो ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है, नया इसलिए क्योंकि अकाउंट्स में तो फिर भी जो बच्चे 11th-12th में अकाउंट्स लेकर के आते हैं तो शेयर या डिबेंचर्स थोड़ा बहुत पार्ट अपने को पता होता है। बट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बिल्कुल, अगर कोई साइंस साइड से भी है तो टेंशन नहीं, जीरो से ही कोशिश करके चलूंगा। एफएम तो ऑल टुगेदर नया है, ये होता ही नहीं कहीं पर। तो देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको ये सिखाया जाएगा कि पैसे की भी टाइम के हिसाब से कीमत होती है।
मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं और लेट्स से कोई बैगर आया आपसे भीख मांग रहा है और आप दिलदार है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको क्या 1 रुपए देते हैं? अब 1 रुपए देने में भी शर्म आती है ना, गिल्ट फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो वो एक कटोरा और निकाल के आपको दे दे कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो, है ना? तो आमतौर पे 10, 20 इस तरीके से। पहले के समय पे 1 रुपए बहुत था, तो फर्क कहां हुआ? टाइम वैल्यू, मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे और एग्जांपल दूं, मान लो सपोज करो आज आपके पास 500 रुपीज है और घर पे मम्मी ने कहा बेटा जाओ मार्केट से वेजिटेबल्स ले आओ, सब्जी मंडी चले जाओ सब्जियां ले आओ, और आपने एक झोला उठाया और आप 500 रुपए लेकर के सब्जी लेने चले गए। लाते हैं क्या आप लोग सब्जी वगैरह? नहीं, इंस्टा से बाहर ही नहीं आ पाए आप लोग। खैर ठीक सर, ये काम हम करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं ना, तो मान लेते थोड़ी देर, खैर जैसे लाना चाहिए। तो खैर आप सब्जी लेने चले गए और आज आप सब्जी लेने गए 500 रुपए लेकर के, और मान लेते हैं एक झोला भर करके आप सब्जी ले आए। सोचिए आज से 10 साल बाद आप 500 रुपए लेके जाएंगे, उसी तरीके का नोट, उतने ही मुस्कुराते हुए गांधी जी, वो ही झोला, सब्जी लेने निकल पड़े हैं। क्या लगता है झोला भर के सब्जी मिल जाएगी? कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी। हो सकता है आधा झोला मिले, हो सकता है महंगाई इतनी बढ़ जाए कि आप धनिया ही लेकर के आ रहे हैं, हाथ तो करे झोला जेब में रख लो भी, हो सकता है 500 रुपए सब्जी मंडी घूमने में एंट्री फीस लगने लग जाए तब तक। तो ये फर्क कहां पड़ रहा है भाई? 500 तो 500 ही है, हमने उसी गड्डी से 10 साल पहले निकाले थे, मान लो उसी गड्डी से आज निकाल लें, फर्क क्या है? टाइम वैल्यू, मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर समझते हैं? खरीदने की क्षमता कम हो रही है। पहले के समय के, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, दादा दादी या कुछ अगर हो, तो पहले उनसे पूछिएगा, वो लोग कहते थे हम पहले जॉब करते थे, हमें अठन्नी सैलरी मिलती थी 50 पैसे। आज की तारीख में तो आप लोग ने 50 पैसे देखे भी नहीं होंगे, आप लोग जब तक पैदा हुए बंद हो गए थे, बंद हो गए। हमने अपने समय में 25 पैसे 50 पैसे ये चलाए। उससे पहले के लोग 10 पैसे 20 पैसे, हालांकि मेरे पास कुछ सिक्के उसके भी रखे हुए हैं 10 पैसे 20 पैसे वाले, तो वो हमने चलाए नहीं है। आप लोग 1 रुपए, अब 1 रुपए भी बहुत मुश्किल से चलने वाले, अब तो 1 रुपए को छोटा सिक्का लोग लेते नहीं है ना। हाँ, तो साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमको ये सिखाया जाएगा कि मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। दूसरा हमको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई जाएगी कि लेट से आपने सोचा कि यार हम रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, नहीं लेंगे तो हो सकता है कंपलसरी रिटायरमेंट हो। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी आप देखिए जॉब करेंगे, दुनिया पूरी समझाता हूँ आगे तक की आपको। आप डिग्री लेंगे, फिर जॉब करेंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, क्या लगता है जिंदगी भर आपको वो कंपनी अपने यहाँ जॉब पे रखी रहेगी? जब तक आप उसके लायक हैं तभी तक रखेगी। कोई भी कंपनी यंग बंदों को रखना चाहती है, एंथुजियास्टिक बंदों को रखना चाहती है। एक बार जहां आप बुढ़े होने लगेंगे, बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि वो कंपनी आपको हायर करेगी। हाँ, वो बात अलग है कि तब तक आपने इतना एक्सपीरियंस कमा लिया कि डिमांड है आपकी, तो बात अलग है। नहीं तो, और आप खुद भी हो सकता है चाहें कि यार आप ठीक है, अब इतना काम होता नहीं, घुटनों में दर्द रहता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अब पैसा कहां से आएगा? जिंदगी तो अभी भी बची है। तो हो सकता है आप कुछ प्लानिंग करना चाहें कि साहब हम कितना कितना पैसा हर साल जोड़ते रहें, ताकि जब हम रिटायर हुए तो हमें 2 करोड़ रुपए मिल जाए, ताकि मेरा बचा हुआ जीवन सही से गुजर जाए। तो कितना पैसा जोड़ें, ये भी आपको ये चैप्टर सिखा देगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बहुत बढ़िया चैप्टर। इसके अलावा कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कोई व्यापार करे कि नहीं, जो 15% 10% वाला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, या कोई नई मशीन खरीदनी है तो नई मशीन खरीदे कि पुरानी मशीन से ही काम चलाएं। कैपिटल बजटिंग, बजटिंग बढ़ना है वर्ड बजट से, एस्टिमेशन, तो हम पैसा लगाएं ना लगाएं वो सब इसमें सिखाया जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी पैसा कहीं से भी हम लेके आएंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लाए, चाहे प्रेफरेंस शेयर, चाहे डिवेंचर्स, चाहे बैंक से लोन लेकर के आए, चाहे कुछ लेके आए, बदले में हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा।
क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होगा उसको रिटर्न चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं, आप इन्वेस्टर हुए, आप क्यों इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं, किस लालच में खरीद रहे हैं? मान लो आज आपने 1,000 रुपए के किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किस लालच में खरीद रहे हो? कि बदले में वो आपको क्या दे? डिविडेंड दे, बदले में वो आपको ग्रोथ दे। कि आज 1,000 के खरीद रहे हैं, आज से 2-4 साल 5 साल बाद वो शेयर कितने का हो जाए, बढ़ जाए कि कम हो जाए? क्या लगता है? बढ़ जाए। इस उम्मीद में तो नहीं खरीदेंगे कि आज 1,000 का खरीद रहे हैं, भगवान करे 5 साल बाद 100 रुपए का भी ना बचे शेयर। नहीं भाई, उम्मीद ये है 5,000 का हो जाए, 10,000 का हो जाए। तो आपको रिटर्न चाहिए, आपको जो रिटर्न चाहिए वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। उस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चैप्टर बताएगा। सारे चीजों की कॉस्ट अलग अलग होती है, इक्विटी की कॉस्ट अलग, प्रेफरेंस की कॉस्ट अलग, डिबेंचर की कॉस्ट अलग, सबका तरीका अलग अलग निकालने का, किसकी कॉस्ट ज्यादा है किसकी कम है और किन चीजों से डिपेंड करती है कॉस्ट, वो सब सिखाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, जब आप छोटे थे, अगर स्कूल गए हो तो मैं अगर इसलिए लगा देता हूं कि अब तो उसको 11-12 के बच्चे आते हैं, कहते हैं सर स्कूल कौन जाता है। हमारे समय पे तो हम लोग अगर स्कूल ना जाएं तो बड़ी तुड़ैया होती थी घर वाले। हाँ, तो लगता था यहाँ जान देने से अच्छा है कि वहीं जान दे दो जाके। अब थोड़ा सा, आप लोग जाते थे स्कूल? जाते थे, ठीक है। बहुत से नए नए बच्चे आते हैं, और 12th के कुछ बच्चे थे, स्कूल कौन जाता है सर, स्कूल में क्या होता है, मतलब ये सिस्टम आ गया। खैर, तो अगर आप स्कूल गए हैं, आपने जो कहा, तो हो सकता है आपने कहीं पे एक लाइन पढ़ी हो, आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो, स्कूल में आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो आइडल सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? कभी आपने सुना हो? कुछ गलती सही नहीं? डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसा कुछ आया था कभी स्कूल लाइफ में? आया था। जब आया तो हो सकता है आप पंचायत कर रहे हो पीछे बैठ के, बात अलग है। आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ाया जाता है 2:1 का। अब इसका मतलब क्या होता है 2:1 का? इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी को, कंपनी चलाने के लिए मान लो 3 रुपए की जरूरत है, तो 2 रुपए वो डेट इश्यू करके लाए, डेट मतलब डिवेंचर या बैंक से लोन लाए, और 1 रुपए का इक्विटी। 2:1 के रेशियो, मतलब अगर मान लो हमको 300 करोड़ की जरूरत है, तो 200 करोड़ कहां से रेज करें? डेट से, और 100 करोड़ इक्विटी से। ये जो पढ़ाया जाता है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल जीवन से जल्दी कोई लेना देना नहीं है। सर मतलब मान लो एक नई कंपनी है जिसकी मार्केट में कोई गुडविल नहीं, प्रमोटर्स को कोई नहीं जानता, बैकअप कोई नहीं है, वो बैंक से लोन लेने पहुंच गई, बैंक लोन देगा? आंसर इज नो। हो सकता है उसको अपना खुद का पैसा एज अ इन्वेस्टर लगाना पड़े, तो हो सकता है उसको इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा रखना पड़े, डेट कंपोनेंट ना मिले या ना के बराबर मिले। तो वो आइडल तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? कैपिटल स्ट्रक्चर सिखाएगा। नाम ही है कैपिटल का स्ट्रक्चर। हमारी जो बैलेंस शीट देखी ना कभी आपने, उसकी जो लाइबिलिटी साइड होती है, लाइबिलिटी में जो लॉन्ग टर्म साइड होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब है कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना क्या होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होता है, वो सीखेंगे। डिविडेंड डिसीजन, वंस अगेन बहुत अच्छा चैप्टर। जैसे इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड बांटना क्या लगता है कंपलसरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट, कि कंपनी की मर्जी पे होता है? मर्जी पे होता है। तो कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स पे, वो तो बांटना ही पड़ेगा, बट डिविडेंड ऐसा नहीं होता कि बांटना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में आपको शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन मीट करनी पड़ेगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपने एक कंपनी देखी ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड हर साल करीब करीब 10 से 15% का डिविडेंड बांटती है। आपने पास्ट हिस्ट्री देखी इसकी 3-4-5 साल की, तो पता चला 10 से 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपने भी इसका शेयर खरीद लिया, और जिस साल आपने शेयर खरीदा उस साल इस कंपनी ने डिविडेंड बांटा ही नहीं। अब सोचो जरा, एज अ शेयर होल्डर आप खुश हो गए कि आप दुखी हो गए?
दुखी हो गए। क्यों दुख होगा? क्योंकि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड बांटोगे, नहीं बांटा। अब नहीं बांटा, अब दुखी हैं, तो करेंगे क्या? लीगली तो उसने कुछ गलत नहीं किया, आप करेंगे क्या? आप उस कंपनी का शेयर बेच देंगे? भाई आपकी कोई उससे शादी थोड़ी ना हो गई, उसका बेच देंगे और वो पैसा किसी दूसरी कंपनी जो और अच्छा शेयर लग रहा होगा आपको, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों बेच देंगे? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उस कंपनी ने मीट नहीं करी। तो केवल आप ही नहीं बेच रहे होंगे, बहुत से लोग बेच रहे होंगे। और जब शेयर बेचना शुरू होगा, यानी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड एट द सेम टाइम उतनी होगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया, तो शेयर के भाव क्या होने लगेंगे मार्केट में? कम होने लगेंगे। भाई जो शेयर मार्केट है, मेन गेम तो डिमांड एंड सप्लाई का है ना। इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ी है डबलईटी में, है ना? वो आगे नहीं है, लेकिन दिमाग इतना तो है, डिमांड सप्लाई। अब होगा क्या? सप्लाई बड़ी तेजी में बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, शेयर के प्राइस क्या होंगे? कम होने लगेंगे। क्या कोई कंपनी चाहेगी कि उसके शेयर के दाम कम हो जाए? क्या डायरेक्टर्स चाहेंगे? नहीं चाहेंगे साहब। तो आपको भले ही एक्ट नहीं कह रहा है कि डिविडेंड बांटना है, लेकिन तब भी कंपनी के मैनेजमेंट के दिमाग में तो होता है साहब, हमें डिविडेंड तो बांटना है, ताकि हमारे शेयर के प्राइस डाउन ना हो। हर कंपनी चाहती है हमारे शेयर के प्राइस अप रहे, अच्छी कंपनीज में से गिने जाए हम, खराब कंपनीज में से ना गिने जाए। ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि हम डिविडेंड बांटें ना बांटें, अगर बांटें तो कितना बांटें। मान लो एक कंपनी है 10 से 15% का डिविडेंड बांटती है हर साल, आपने शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का और इसने इस बार बांट दिया 25% का डिविडेंड। हिस्ट्री थी 10 से 15% बांटती है, इस बार बढ़िया प्रॉफिट्स हुए, 25% डिविडेंड। आप खुश होंगे दुखी होंगे? खुश होंगे। भाई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इसने आपको दिया है, उम्मीद से दुगना, है कि नहीं? अब जरा समझो इससे क्या होगा। कंपनी ने अच्छा दिया, कंपनी के शेयर के रेट बढ़ेंगे आमतौर पे। अगले साल क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर इसी कंपनी ने डिविडेंड बांटा 18%। अब लोग कहेंगे कि यार कंपनी तो खराब है। लोगों की एक्सपेक्टेशन कंपनी ने पिछले साल कितनी बढ़ा दी? 25%। अब बांट रही है 18। लोग कहेंगे अरे यार ये तो बेकार है। मैं उसका बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे घर में जब आपका स्कूल का रिजल्ट आता था, तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती हैं, आमतौर पे ऐसा जनरली देखा जाता है ना। 10-20% एक्सेप्शनल केसेस हटा दें, लड़के थोड़े से ठीक ठाक होते हैं। मान लो एक लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, और उसका रिजल्ट आता है और वो 98 99% लेके आती है। आजकल तो स्कूल में 100% भी मिलने लग गया। अब एक बार क्या हुआ, जब आता है रिजल्ट, घर वाले खुश होते हैं, पेरेंट्स मिठाइयां बांटते हैं, सब कुछ। एक बार क्या हुआ, उस बच्ची के मार्क्स आए 90%। हर बार आते थे 98 99%, 100%। इस बार आए 90%। उसके मम्मी पापा दुखी बैठे हुए हैं। क्या हो गया बेटा, इस बार इतने मार्क्स कम कैसे रह गए? परेशान है कि नहीं? बच्चियां भी हो सकते, वो लड़की भी रो रही, पता नहीं पापा क्या हुआ। वही समझो एक लड़का है नालायक सा, हर बार लेके आता है 35-40%, इस बार लेकर के आ गया 60%। उसके घर वाले खुशी के मारे झूल पड़ेंगे, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बट गई हैं, अरे हमारा लड़का 60% ले आया है। ये सारा गेम दुनिया में ना एक्सपेक्टेशन का है। एक्सपेक्टेशन आपने ज्यादा बढ़ा दी, उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए, है कि नहीं? होता है कि नहीं? यस और नो? होता है ना। अब आप जब स्मार्टफोन रखते हैं, पहले जब स्मार्टफोन नहीं था तब इसकी नीड भी नहीं थी। अब आज स्मार्टफोन रखने के साथ साथ आपको उसके अंदर भी बहुत कुछ चाहिए कि रैम 16 GB से कम ना हो। अरे यार हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो 1 सेकंड लग जाता है खुलने में, पता नहीं कैसा सड़ियल सा फोन है। होता है कि नहीं? सिस्टम्स, लैपटॉप है आपके घर में, लैपटॉप, अब लैपटॉप में आप कोई चीज खोलते हैं, आज की तारीख में अगर लेटेस्ट लिया हो तो फटाफट खुलता है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं होता था, इतनी टेक्नोलॉजी जब नहीं थी। मैं जब आप ही की एज का था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं आपसे, 1 ही 2 साल बड़ा हूंगा। तो पहले ना जैसे हम लोग खोलते थे तो वो ना डमरू बन के आता था,
डमरू टाइप का, वो गोल गोल घूमता था, मतलब 1 सेकंड प्रोसेसिंग का टाइम लगाता था, 1-2 मिनट लगता था, तो अपन पेशेंस के साथ, पता था इतना टाइम लगता है। अब आज इतना टाइम नहीं लगता, अगर आज खोलने में अगर टाइम लगता है, आप माउस में ऐसे नहीं क्लिक करते रहते हम लोग, फिर जान निकाल देते हैं। ये है क्या, ये एक्सपेक्टेशन है, ये पेशेंस खोता जा रहा है। सेम तरीके से डिविडेंड ज्यादा बांट दिया आपने, इस बार तो अच्छा कर दिया, क्या आप ये मेंटेन कर पाएंगे? क्या अगली बार ये एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं डाल देगा? ये चैप्टर आपको सिखाएगा। समझ पा रहे हैं चैप्टर के बारे में? और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये वर्किंग कैपिटल वर्ड हो सकता है आपने कभी ना कभी सुना हो, सुना है? क्या होता है वर्किंग कैपिटल, कोई बता सकता है क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, तेज बोला, टेंशन ना लो, गलत सही, जीवन में गलतियां करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जो भी आगे बढ़े हैं कभी ऐसा नहीं हो सकता गलतियां नहीं करी, गलतियां करेंगे। आप लोग को साइकिल चलानी आती है? कितने बच्चों को आती है? जब चलाना सीखा था गिरे थे? हैं? कोई ऐसा जो बिना गिरे सीख गया हो? नहीं ना, नॉर्मली गिरता है इंसान, बट गिरने के बाद चलाई थी तभी सीख पा रहे हैं। गिरने के डर से ना चलाते तो नहीं होता। तो गलत बोलो सही, सही करने के लिए हम बैठे हैं ना, आप गलत ही बोलो। हाँ जी बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, डे टू डे वर्किंग के लिए जो पैसा चाहिए, रोजमर्रा की नीड के लिए जो पैसा चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल है। बेसिकली अगर फॉर्मूले की बात करें तो करंट एसेट्स माइनस, पता तो है आप लोगों को, करंट लायबिलिटी, वो वर्किंग कैपिटल होता है। आपको ये चैप्टर ये भी सिखाएगा। सर इसमें क्या सिखाएगा? ये तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है पूरा चैप्टर का। और पूरा चैप्टर की बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर अगर बात करें इस पूरे में यही है। अब समझिए वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, आपका पैसा, जैसे वर्किंग कैपिटल मतलब जो करंट एसेट में पैसा लगा है, रॉ मटेरियल में, स्टॉक में, माल बेचा उधार में, तो जो डेटर्स हैं उसमें जो पैसा ब्लॉक है उससे वर्किंग कैपिटल आता है। अब वर्किंग कैपिटल में अगर बहुत पैसा ब्लॉक होगा, बहुत पैसा लगा हुआ है, तो आपका रिटर्न अपने आप कम हो जाएगा। रिटर्न कैसे कम हो जाएगा अगर आपकी भाषा में समझाएं तो, मान लो, सपोज करो दो बंदे हैं, मान लो एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, और ये जो कमाते हैं इनका जो प्रॉफिट होता है, ये कमाता है 1 करोड़ और ये कमाता है 1.5 करोड़। बताओ कौन बढ़िया है? आपको एक को चुनना है, ए को कि बी को, किसको चुनोगे? बी, क्योंकि बी अच्छा कमा रहा है। बट एट द सेम टाइम जब हमने देखा कि इसने कितनी वर्किंग कैपिटल लगा रखी है, पैसा ऐसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक से लोन लाके इन्वेस्ट कितना कर रखा है, तो पता चला मिस्टर ए ने वर्किंग कैपिटल लगा रखी है 5 करोड़ की। इसने जो बैंक से लोन ला करके रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रखा है 5 करोड़। मिस्टर बी ने लोन ले रखा है 50 करोड़ का। आप वर्किंग कैपिटल को सिर्फ कैपिटल भी समझ लो, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखी है, इसने 5 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमा रहा है, ये 50 करोड़ में 1.5 करोड़ कमा रहा है। कौन बढ़िया है भैया? ए बढ़िया है। वर्किंग कैपिटल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हो जाएगी? आपको उतना ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा होगा, प्रॉफिट तो कम हो ही रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम वर्किंग कैपिटल बहुत कम भी नहीं कर सकते, उसका भी एडवर्स इंपैक्ट आता है। मैं आपको समझाऊं, जैसे सपोज करो आपको मैगी खरीदनी है, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मैगी खाते हैं? खाते हैं मान लो, ठीक है, मैगी खरीदनी है। अब आप गए शॉप में, और दो शॉप हैं अगल बगल, एक शॉप थोड़ी सी पुरानी सी लग रही है, पहले आप बाहर खड़े हैं, दोनों दिख रही हैं आपको, थोड़ी पुरानी लग रही है, लाइटिंग भी कम है, उतना ज्यादा स्टॉक अंदर दिख नहीं रहा है। और दूसरी शॉप में काफी चमक धमक है, लाइटिंग है, बहुत सारे स्टॉक आपको दिख रहा है, अलग अलग चीजें रखी हैं। खरीदनी महंगी है, दोनों दुकान में अवेलेबल है, आप कौन सी दुकान में जाना प्रेफर करोगे? बड़ी वाली में। क्यों? इंसान जाता है यार अच्छी जगह जाना है, जबकि दे दोनों महंगी रहे, सेम रेट पे दे रहे हैं, सेम एमआरपी, सेम एक्सपायरी डेट। एट द सेम टाइम आप बड़ी दुकान में इसलिए जा रहे हो कि यार यहां चले जाएंगे, अगर कुछ और भी चाहिए होगा तो मिल जाया करेगा। बगल में जा रहे, पता चले गए मैगी के साथ सॉस भी चाहिए, सॉस तो नहीं है ही नहीं। एट द सेम टाइम आपको इतना भी रखना है कि सामने वाला कस्टमर भी अट्रैक्ट हुए, उसको भी दिखाई दे कि हाँ इनके सामान है, तभी कस्टमर जाना पसंद करता है। तो ये तो एक शॉप हो गई, सोचो बिजनेसेस, उनका कितना करोड़ों की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उस पर पूरा चैप्टर है, ठीक है। बाकी तो जब चैप्टर करेंगे सब समझाएंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस आपका चैप्टर है, इस पे वर्किंग कैपिटल के बाद आपको दिख रहा होगा।
सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब जैसे अभी मैंने कहा आपके पास पैसा आ जाएगा, तो आप लेट से आपने कहा कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें? लेट से हम रिलायंस का शेयर खरीद लें, टाटा खरीद लें, एनटीपीसी खरीद लें, क्या खरीदें? हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो कौन सी कंपनी में? तो पहले तो सेक्टर डिसाइड होगा। लेट से हमने सोचा एफएमसीजी में जाते हैं, समझ रहे? सेक्टर अलग अलग, बैंकिंग सेक्टर अलग हो गया, है ना? अब उसके मान लो बैंकिंग की बात करते हैं। अब बैंकिंग का आपने सोचा, अब बैंकिंग में भी किसका शेयर खरीदें? एसबीआई का खरीदें, पीएनबी का खरीदें, आईसीआईसीआई बैंक का खरीदें, एचडीएफसी का खरीदें, किसका खरीदें? आपको ये चैप्टर समझाएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। उसके अलावा एक ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए चैप्टर आएगा, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। बेसिकली इसके अंदर हम लोग इसके अंदर बहुत सारी, इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे इसके अंदर कि हम कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कभी सुना है आपने? ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन होती है जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, कितना माल बेचें ताकि ब्रेक इवन रहे, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जो शुरुआत करेंगे, मैं एफएम से शुरू करूंगा, है ना, और धीमे धीमे करते हुए सब चलेंगे। और एफएम में भी बिल्कुल बेस से शुरू करूंगा। बेस इनका जो ये सीक्वेंस है ना, ये नहीं, हम अपने सीक्वेंस से पढ़ाएंगे और ऐसा लिंकिंग करके आपको पढ़ाएंगे कि वो मजा आ जाएगी। बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर से, और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी एक टॉपिक आता है लीवरेज का। इसको लीवरेज भी बोलते हैं, कई लोग लेवरेज भी बोलते हैं, तो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। वो टॉपिक बिल्कुल बेस है, मैं कह सकता हूं एफएम का। वहां से अगर पढ़ाया जाए बच्चे को, तो बच्चे को जल्दी कभी कुछ रटना नहीं पड़ता। हम लोग वहां से शुरू करेंगे। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसके दो पार्ट हैं। तो एक पार्ट है लेवरेज, मैं सब पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने बता दिया कहां से शुरू करने वाला हूं। जिसको शुरू करने से पहले बस सिर्फ आज की क्लास के लिए एक छोटा सा काम आपको देता हूं। ये क्या लिखा है थ्योरी सब मैं समझाऊंगा, एक छोटा सा काम आपको देता हूं। अगर हमें कभी ईपीएस निकालना पड़े, ईपीएस का फुल फॉर्म समझते हैं? अर्निंग पर शेयर, तो कैसे निकलता है वो मैं समझा रहा हूं। काम आपका ये रहेगा कि घर जाके बस केवल इस टेबल को 3-4 बार पढ़ लेंगे, ताकि अगली क्लास में मैं आपको ईपीएस निकालने के पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये ईपीएस निकालना केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी बहुत सारी जगह पे यूज होगा। तो पहले मैं पढ़ा देता हूं आपको कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग सेल्स लेते हैं, सेल सभी समझते हैं। सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखिए भाई साहब, आमतौर पे दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट। ये भी आप जानते हैं? कोई बताएगा कि क्या अंतर होता होगा दोनों में, वेरिएबल एंड फिक्स्ड? कोई भी एक आधा अंतर अगर पता हो तो। बिल्कुल सही, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है, वेरिएबल चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये पेन बनाते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर, ये नॉर्मल पेन है। इस पेन, एक पेन को बनाने में 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। तो एक पेन बनाएंगे तो 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, 2 पेन बनाएंगे 4 रुपए का लगेगा, 5 पेन बनाएंगे 10 रुपए का लगेगा। यानी ये कॉस्ट वेरी कर रही है, चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल बढ़ती जाएगी। नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा। वहीं पे मान लो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल, जैसे हमने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, 1 लाख रुपए महीने का रेंट जाता है। अब हम 5,000 यूनिट बनाए पूरे महीने में, तो भी 1 लाख रुपए किराया देना है। 10,000 यूनिट बनाते हैं तो भी 1 लाख रुपए किराया देना है। ये होती है फिक्स कॉस्ट, जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होती। मैनेजर की सैलरी हो सकती है, और भी बहुत सारी फिक्स कॉस्ट हो सकती है। तो कह रहे हैं सर, सेल में सबसे पहले माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, तो आता है ईबीआईटी। ये भी सुना है आप लोगों ने? ये कहां सुना है ईबीआईटी वगैरह इससे पहले? बिजनेस स्टडीज स्कूल टाइम में मतलब? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और जिन्होंने नहीं भी सुना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग। अर्निंग को कुछ लोग अर्निंग भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ लोग इसको, जैसे हम ईबीआईटी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पीबीआईटी बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात होती है। पीबीआईटी मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इसमें अभी इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस नहीं हुआ है, उससे पहले हमने जो अर्निंग कमाई वो आता है। फिर उसके बाद इस अर्निंग में से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो हमारा ईबीटी आता है। यानी पहले आया था ईबीआईटी, आई चला गया तो बचा क्या? ईबीटी। फुल फॉर्म क्या होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस हो जाता है, सरकार टैक्स ले लेती है। इनकम टैक्स नाम सुना है आपने? तो इनकम टैक्स चला जाता है।
टैक्स जाने के बाद बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से मिलता है डिविडेंड, दो लोगों को मिलता है, एक प्रेफरेंस शेयर वालों को और एक इक्विटी वालों को। पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस को। उनका नाम ही प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस इसलिए क्योंकि उनको इक्विटी के मुकाबले प्रेफरेंस मिल रही है एज रिगार्डिंग डिविडेंड। कल को कंपनी जब बंद होगी तो वाइंडिंग अप के समय उनकी कैपिटल पहले वापस होगी। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे ही प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस होता है तब आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये कमाई किसके लिए बच गई? इक्विटी के लिए। अब हो सकता है कंपनी इसका पूरा डिविडेंड बांट दे, हो सकता है थोड़ा रोक ले, थोड़ा बांट दे। मतलब मान लो अर्निंग कमाई इक्विटी वालों के लिए 1 करोड़, कंपनी को लग रहा है आगे ग्रोथ के लिए 1 करोड़ की जरूरत है, तो हो सकता है डिविडेंड ना बांटे। हो सकता है उसको लग रहा है अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो पूरा बांट दे। हो सकता है 50 लाख बांट दे, 50 लाख ना बांट दे। ठीक, बट ये अर्निंग आई। अब अगर हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। मेरे साथ साथ बोलिए, फिर घर पे जाके लिखिएगा भी। मैं आपको बाकी शीट्स में तो दिया ही मैंने आपको, लेकिन अपने हाथ से भी लिखेंगे जरा तो आपको याद जल्दी होगा। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स कॉस्ट क्या आता है? EBIT। लेस इंटरेस्ट क्या आता है? EBT। लेस टैक्स क्या आता है? EAT। अब इसमें से क्या माइनस होता है? कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्या आता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो क्या आता है? अर्निंग पर शेयर। आज के लिए सिर्फ यही करना है आपको, घर पे जाके 2-4 बार बस इसको लिख लेना है। अगली क्लास में ईपीएस के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैंने आपको लेवरेज समझाया ही नहीं कि क्या चीज होती है, क्योंकि वर्ड पहला नया है आपके लिए, नया है ना। बट जब ईपीएस निकालना सीखेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ये होता क्या है टॉपिक और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, चलिए, किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच।